जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज जिस प्रकार से सोचिएगा कि आज स्टार्टिंग इस प्रकार से हम करते हैं, अगर यही जितना लंबा समय तक इस साल में लेके जाएंगे उतना हम लोग ज़्यादा सफल होने का हम लोग का चांस बनता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ है जो कि हम लोग को हर साल हमारे साथ रहता है। जाते जाते भी उस दुख को सोचते हैं, आने का भी उस दुख को सोचते हैं। कुछ हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कुछ समस्या नहीं होगा, लेकिन वो होना तय है भाई। हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। ठीक है, हम लोग जिस समस्याओं को दूर करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, ठीक ना, यदि उनका भी हिस्ट्री देखिए, कोई भगवान का भी हिस्ट्री देखिए कि वो अपने जीवन में बहुत सारा दुख झेला है, ठीक ना, आपसे कई गुना ज़्यादा। ठीक है, इसलिए उसको या तो इग्नोर कीजिए या तो उसको आप बर्दाश्त करने का अपने अंदर क्षमता लाइए। ठीक है, उसके बाद मजे मजे से जीते चलेंगे, पूरा साल अच्छा बीतेगा। चलिए देखिए, अभी तक जो चल रहा था आपका एनसीईआरटी का जो क्लास चल रहा था, 6 का खत्म हो चुका था, 7 का खत्म हो चुका था, और 8 का जो है पहला चैप्टर खत्म हो, हाँ वो भी खत्म हो चुका था। ठीक है, चलिए अब भी जो का चलेगा 8 का ही दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चलिए कौन सा था? पहला जो चैप्टर जो था ये आपका खत्म हो चुका था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। किस प्रकार से हम फसल को उपजाएंगे, किस प्रकार से उस फसल को हम रखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ लेकर के हम लोग समझ चुके थे। आज जो हम लोग का है मित्र मतलब सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मतलब सूक्ष्म जीव जो है मित्र है या शत्रु है, हमारे लिए दोनों है। ठीक है, कैसे है इस चीज को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। है देखिए, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अब इसमें हम समझते ध्यान से। देखिए, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है भाई? छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, सूक्ष्म का मतलब क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, और जीव मतलब क्या होता है? जीव हो जाता है। जीव का अर्थ ही होता है जीव। इसका मतलब कुल मिला के क्या हो गया? छोटा जीव। मतलब इतना यह जीव छोटा है कि जो हम खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं, या इसको कहते हैं नंगी आंखों से देख नहीं पाते। जैसे क्या है, आप बैल को देख रहे हो, चूहे को देख रहे हो, बिल्ली को देख रहे हो, ठीक है, गिरगिट को देख रहे हो, मनुष्य को देख रहे हो। ठीक है, इसको देख रहे हो, नंगी आंखों से देख रहे हो। नंगी आंख का मतलब ये होता है कि आंखों में किसी प्रकार का आपको सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी लेंस का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी सूक्ष्मदर्शी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, तब हम उसको नंगी आंख कहते हैं। ठीक है, ऐसे अब क्या आप किसी बकरी को देखने के लिए कोई लेंस लगाते हो आंखों में? नहीं लगाते हो ना। किसी गाय को देखने के लिए कोई लेंस लगाते हो? नहीं लगाते हो। किसी पौधे को देखने के लिए लेंस लगाते हो? नहीं लगाते हो। इसको हम नंगी आंखों से हम देख पाते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है उसको हम ऐसे खुली आंखों से हम देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? किसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या क्या एक तरह से सूक्ष्म दर्शी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जिससे हम इसको देखते हैं इसका नाम है सूक्ष्म जीव। इसको हम जिस चीज से देखते हैं उसका नाम क्या है? सूक्ष्म दर्शी। अब इसका भी अगर देखते हैं, सूक्ष्म मतलब क्या हो गया? छोटा। ठीक है, दर्शी मतलब क्या हो गया? देखना। मतलब कि दर्शी मतलब क्या हो गया? ये देखना। इसका मतलब वैसा यंत्र है जिसके साथ हम क्या करते हैं? छोटी चीज को क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ है जो कि जैसे कि आपका जो रोटी जो होता है, जैसे कि 24 घंटे लगभग एक दिन में लगभग रोटी जो खराब हो जाती है, उसमें देखिएगा काला ऐसा काला काला टाइप का जो है रवा टाइप उसमें उग जाता है। ठीक है, वो क्या है? कवक है, वो क्या एक तरह से लेंस से भी दिख जाता है। ठीक है, ऐसे तो जितना भी सूक्ष्म जीव है सबको आपको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि बगीचे मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी ले लीजिए। ठीक ना, इसमें जल मिला, कोई बगीचा के लीजिए या तो कोई मैदान का मिट्टी ले लीजिए, उसमें पानी को मिला लीजिए। पानी मिला देने के बाद क्या कीजिए कि जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सूक्ष्मदर्शी का जो है एक उसका जो पानी का जो एक बूंद है, उस बूंद को स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। स्लाइड मतलब क्या होता है? एक होता है एक तरह से लोहे का बना हुआ रहता है या कांच का बना हुआ रहता है। उसमें क्या उसको उस बूंद में यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा छोटा छोटा जो है ना, बहुत अधिक संख्या में छोटा छोटा जो है जीव नजर आएगा, तैरते हुए नजर आएगा, हलचल करते हुए नजर आएगा। वही सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। मतलब उसको क्या कीजिएगा, सिर्फ बूंद दिखेगा, ऐसे खुले आंखों से देखिएगा, सिर्फ बूंद दिखेगा, पानी का एक बूंद है, लेकिन उसमें गौर से देखिएगा सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी हर जगह है, इस बोर्ड पे भी सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, हमारे त्वचा में भी सूक्ष्मदर्शी है। ठीक ना, ये हवा में भी सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन हमको दिखेगा नहीं, हम लोग को दिखता नहीं है। देखने के लिए हम लोग को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक ना, वो जल कहीं का भी है, पोखर का भी जल, तालाब का भी जल है, उसमें भी देखिएगा आपको सूक्ष्म छोटा छोटा कण दिखेगा जीव का। ठीक है, चलिए वह बात इसमें वर्णन किया गया है। चलिए, इसमें बताया जा रहा है, देखिए सूक्ष्म जीव 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। मतलब सूक्ष्म जीव को ये 4 मुख्य वर्ग में बांटते हैं। मतलब कि देखिए, सूक्ष्म जीव भी अलग अलग प्रकार का होगा, बहुत सारा है। जब
करोड़ों में है, अरबों में है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम लोग जो बड़े जीव हैं, मतलब क्या है, हम हो गए, पशु हो गया, पौधा हो गया, ये लोग बड़े जीव हैं, है ना। तो हम लोग का भी अलग अलग ग्रुप है ना भाई, है। एक तरह से अब जंतु में वो सब हो, एक तरह से हो गया एकदम जो जब गाय गाय बकरी सब बोला कि उसका ग्रुप हो गया, मनुष्य का एक अलग ग्रुपिंग हो जाता है, पौधे का एक अलग ग्रुपिंग हो जाता है, इसमें भी अलग अलग ग्रुप में होते हैं, ठीक है। कुछ को क्या कहते हैं हम लोग, जीवाणु कहते हैं यानी बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ को हम लोग कवक कहते हैं यानी फंगी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया ना, फुफ्फुस सॉरी फफूंद कहते हैं, ठीक है। फुफ्फुस तो हम लोग फेफड़ा के लिए यूज करते हैं, फुफ्फुस वर्ड, ठीक है। चलिए ये एक प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक ना। और एक और क्या हो गया, शैवाल का, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 4 है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। हाँ, एक और चीज में हम समझाना चाहेंगे आप लोगों को, जितना भी जीव है सबका सब कोशिका से मिलकर बना है। जो कुछ जिसमें कोशिका नहीं है वह जीव है ही नहीं, ठीक है। चाहे वह सूक्ष्म जीव हो या बड़े जीव हो, चाहे हम हो, चाहे ब्लू व्हेल हो, चाहे पेड़ पौधा हो, कोई भी हो, अगर यदि कोशिका नहीं है तो वो जीव नहीं है। हाँ, किसी में एक कोशिका से मिलकर बना होता है, कोई अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। हम लोग का बॉडी जो होता है अनेकों कोशिका से मिलकर बना होता है, अरबों कोशिका हम लोग के बॉडी में है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होता है कि जैसे देखिए कोई समझिए ध्यान से, चलिए कोशिका के आधार पर जो है ना, जीवों को 2 ग्रुप में बांटा गया। कोशिका के आधार पर एक हो जाता है आपका एक कोशिकीय, एक क्या होता है आपका एक कोशिकीय, ठीक ना, जीव, ठीक है। और एक हो जाता है आपका, दूसरा हो जाता है आपका बहुकोशिकीय जीव। क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव, मतलब समझिएगा जिसमें वह जीव जिसका निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वह जीव जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिका से हुआ है, बहुत सारा कोशिका है, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। हम लोग में क्या होता है, देखिए हम लोग के शरीर में बहुत सारा कोशिका है। हम लोग के लिए हाथ में अलग टाइप की कोशिका है, ठीक है। हमारे मुंह में अलग टाइप का कोशिका है, फेफड़े में अलग टाइप का कोशिका है, एक तरह से हृदय में अलग टाइप का कोशिका है, ब्रेन में अलग टाइप का कोशिका है, किडनी में अलग टाइप का कोशिका है। बहुत प्रकार की कोशिका है, बहुत प्रकार का अलग अलग काम कर रहा है ना। ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका क्या कर रहा है, सूचना को आदान प्रदान करने का काम कर रहा है। किडनी में नेफ्रॉन कोशिका क्या कर रहा है, रक्त को एकदम छानने का काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग का जो ब्लड में जो आरबीसी जो है, लाल रक्त कोशिका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने का काम कर रहा है। अलग अलग कोशिका अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन काम सब कुछ होगा, लेकिन बेचारा का जो एक कोशिकीय जो जीव है उसका एक ही कोशिका को सब काम करना पड़ता है, ठीक ना। एक ही कोशिका से इसको हर कुछ करना पड़ता है। हम लोग में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, इसलिए हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। पौधे भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। कोई जानवर भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव जो होता है वह लगभग एक कोशिकीय होता है। लेकिन हाँ, सूक्ष्म जीव में भी क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। अभी आप बोलिएगा कि सर हम खुद जब बहुकोशिकीय हैं, हम दिख जा रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव में यदि कोई बहुकोशिकीय है हमको क्यों नहीं दिखेगा? हमको नंगी आंख से दिख जाना चाहिए। यदि कोई सूक्ष्म जीव में बहुकोशिकीय है तो नहीं होता है, क्या चीज हो सकता है कि वह कोशिका की संख्या मात्र 100, ठीक है। उसके शरीर में कोशिका की संख्या 100 भी हो जाएगा ना, तो उसको आप जो नंगी आंख से नहीं देख पाइएगा। उतना भी अधिक कोशिका नहीं है हम लोग के इतना जो कि आप नंगी आंख से देख पाइएगा सूक्ष्म जीव में, ठीक है। सूक्ष्म जीव में भी 2 टाइप्स का होता है, एक कोई एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, कोई बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। चलिए हम उसके बारे में हम समझते हैं। पहला क्या था आपका, जीवाणु था। पहला क्या था आपका, सूक्ष्म जीव का उदाहरण में क्या था आपका, जीवाणु था, ठीक ना, ठीक है। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया लगभग सबका सब क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। यह द्विकोषीय बहुकोशिकीय नहीं होता, यह सबका सब क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। यह क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, यह इसका थोड़ा भी डिटेल्स में बताएंगे आगे, इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या। यह देखिए, यह सूक्ष्म जीव जो होता है, हम अभी शुरू चैप्टर क्या नाम था, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ठीक ना। मतलब सूक्ष्म जीव क्या है, मित्र भी है और शत्रु भी है। हम इस प्रकार को हम चैप्टर में पढ़ेंगे, यही चीज आप देखते हैं, ठीक है। देखिए यह सूक्ष्म जीव क्या है, हमारा मित्र भी है। मित्र कैसे है, एक बात समझिएगा।
एक सूक्ष्म जीव है, ठीक ना। सो ये जो जीवाणु जो है, जीवाणु में से सूक्ष्म जीव, जीवाणु भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये जीवाणु क्या होता है, हम लोग के लिए फायदा भी करता है, हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो देखिए फायदा कहाँ करता है यह, एक लैक्टोबैसिलस का नाम सुने होंगे, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है। यह क्या करता है, दूध को किस में बदलता है, दूध को यह दही में बदलता है, जो दही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ठीक है। यह पाचन शक्ति को क्या करता है, मजबूत करता है, शरीर के लिए क्या होता है, यह फायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, यह जो होता है, जो आम, जिससे आम का जो अचार सब जो बनाते हैं, यह एक तरह से आम उनको क्या करता है, यह अचार में कन्वर्ट करने का काम करता है। यह लैक्टोबैसिलस ही होता है। यह क्या होता है शरीर के लिए, यह फायदेमंद होता है, ठीक है। अचार हम लोग यूज करते हैं खाने में। एक और क्या चीज होता है कि हमारा जो बड़ी आंत है, क्या है, हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जो होता है एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वह क्या करता है, हमारी बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण करता है और विटामिन B12 का निर्माण करता है। या विटामिन के यही क्या करता है, जब एक्सीडेंट के वक्त या किसी कारण से शरीर से जब ब्लड बाहर निकलने लगता है, कंटिन्यूअस शरीर से बाहर निकलने लगता है, तो वहाँ पे थक्का बन के ब्लड को बाहर निकलने से रोकने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। कौन करता है, यह विटामिन के करता है। इसके यह क्या करता है, आपका रक्त का थक्का बनाता है, ठीक ना। आप बताइए, अब विटामिन के को कौन बना रहा है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। अब विटामिन के को कौन बना रहा है, बड़ी आंत में मौजूद जो होता है जीवाणु जो होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, जीवाणु होता है, यही क्या करता है, विटामिन के को बनाने का काम करता है, ठीक है। और विटामिन B12 को भी बनाता है। यही विटामिन B12 के बॉडी में कमी हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, खून का कमी हो जाएगा आपके शरीर में, ठीक है। तो खून का कमी मतलब क्या होगा, कौन सा रोग, इससे कौन सा रोग हो जाएगा, आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। अब बताइए आपके लिए यह जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया है, यह फायदेमंद है ना। यह दूध से दही बदलता है, जो फायदेमंद है, आम को अचार में कन्वर्ट करता है, फायदेमंद है। बड़ी आंत में जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है। और यह क्या करता है, यह जो आपका अपशिष्ट जो होता है, जो गंदगी सब जो फैला हुआ रहता है, जैसे आप चावल को फेंक दिए हैं, ठीक है, वह महकने लगा है, ठीक ना, कुछ दिन के बाद देखिएगा वह चावल वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। यही बैक्टीरिया सब क्या करता है, उसको खत्म करके, उसको क्या करता है, उसको खा करके उसको खत्म कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रदूषण से भी हम लोग को क्या करता है, बचाने का काम करता है कुछ कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है कि जो ना वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके पौधे को देता है, ताकि पौधे का भी विकास हो। बहुत जगह यह क्या करता है, बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है और बहुत जगह नुकसानदेह है। अब देखिए मित्र तो है ये जीवाणु, ठीक है, आप बता रहे हैं, अब शत्रु कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए ये शत्रु कहाँ बन जाता है, जैसे देखिए कि आपको एक बीमारी का नाम सुने होंगे, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। यह ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है, यह क्या आपको करवाता है, कौन सा रोग, आपको क्षय रोग, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तपेदिक भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, यक्ष्मा रोग कहते हैं। यह रोग करवा देता है कौन, आपका यह जीवाणु। कौन सा जीवाणु, यह ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक और रोग करवा देता है, जैसे कि आपका टाइफाइड। क्या होगा आपका टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो होता है, यह कौन रोग करवा देता है, आपका सल्मोनेला टाइफी जानो, कौन, सल्मोनेला टाइफी नाम का जो है एक जीवाणु होता है, वह क्या कराता है, आपको टाइफाइड बीमारी करवा देता है। और कुछ एक और जीवाणु होता है, विब्रियो क्लोरी नाम का एक जीवाणु होता है, वह क्या करता है, आपको हैजा से जो हैजा जो बीमारी होता है वो करवा लेता है। इसका मतलब यह जो जीवाणु है, यह क्या कर रहा है, एक इस क्षेत्र में फायदा कर दे रहा है, एक मित्र का काम कर रहा है, एक इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, बीमार करने का भी काम कर रहा है। आगे इसका और डिटेल्सिंग चलेगा, बस अभी हम समझा रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद भी है, हमारे लिए नुकसानदेह भी है। हम जीवाणु के बारे में हम जितना हो सका हम समझे, अभी और आगे बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। चलिए एक उसके बाद क्या था, आपका जीवाणु था और क्या था, दूसरा नंबर पे था कवक। चलिए कवक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। क्या था, जीवाणु क्या था, सिर्फ यह एक कोशिकीय होता है, यह बहुकोशिकीय जीवाणु नहीं होता है। चलिए कवक के बारे में समझते हैं। चलिए दूसरा क्या था, यह कवक था, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में फंगी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फफूंद भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं, समझिए ध्यान से। हाँ लेकिन कवक दो प्रकार का होता है, एक होता है एक कोशिकीय होता है, एक होता है बहुकोशिकीय होता है, ठीक ना। तो अब बोलिएगा कि इसमें से एक कोशिकीय कौन होता है, एक कोशिकीय कौन होता है, तो एक कोशिकीय हो जाता है आपका
यीस्ट हो जाता है। कौन हो जाता है आपका? यीस्ट हो जाता है। ठीक है, कौन होता है आपका? यीस्ट हो जाता है, एक कोशिकीय होता है। ये देखिए, और एक तरह से ये हमारे लिए शत्रु का काम करता है या मित्र का, ये हमारे लिए मित्र का काम करता है। ये यीस्ट क्या करता है आपको समझिएगा ध्यान से, यह शराब बनाने में काम आता है। क्या बनाने में आता है? शराब बनाने में काम आता है। और यह क्या होता है आपको? ब्रेड बनाने में काम आता है। क्या करने में? यह ब्रेड बनाने में काम आता है। ठीक है, किण्वन विधि के द्वारा। तो यहाँ यीस्ट क्या कर रहा है? फायदा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये होता है एक कोशिकीय होता है जीव। ठीक है, उसके बाद एक और जो होता है कवक, एक बहुकोशिकीय भी कवक होता है। कवक एक कोशिकीय ही नहीं होता, कवक बहुकोशिकीय भी होता है। बहुकोशिकीय कवक कौन सा हो गया आपका? राइजोपस। कौन सा आपका हो गया? राइजोपस। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, राइजोपस ये क्या करता है, आप रोटी को या जो भी ब्रेड होता है उसको कुछ देर तक छोड़ दीजिए कहीं पे, ठीक ना, एक दिन तक छोड़ दीजिएगा। उसमें आप देखिएगा जैसे आपका ये ब्रेड है, ठीक है, उसमें देखिएगा क्या कि इस प्रकार से छोटा 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 छोटा, ठीक ना, एकदम काला काला टाइप्स का जो है ना, उल्ला उल्ला टाइप्स का, इस प्रकार से आपके पति में ब्रेड में या रोटी पे हो जाता है। ये कंटिन्यूस हो जाता है। ये क्या करता है? रोटी को क्या करता है? खराब कर देता है, एक तरह से प्रदूषित कर देता है, विषैला बना देता है। ठीक है, इसका मतलब ये राइजोपस क्या है? हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह है। क्या है? नुकसानदेह है कवक ही। ये भी क्या है? कवक है। यीस्ट भी कवक है। ये हमारे लिए मित्र का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है? ये शत्रु का काम कर रहा है। आगे इसका और पूरा व्याख्या आगे चलेगा। ठीक है, हम ये बताते जा रहे हैं कि कौन एक कोशिकीय होता है, किस में बहुकोशिकीय भी होता है, कौन कोई किस में मित्र होता है और कोई कौन किस में शत्रु भी हो जाता है। चलिए, अगला क्या चीज है उसमें था? कवक हो गया आपका। उसके बाद आपका था एक प्रोटोजोआ था। क्या था? प्रोटोजोआ। हाँ, चलिए एक फिगर भी है यहाँ पे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कौन कौन सा हो गया आपका? ये देखिए यही है राइजोपस। ये क्या है आपका? राइजोपस, जो कि बहुकोशिकीय है। ये यीस्ट था। ये क्या था? ये कवक था। कौन सा कवक था? बहुकोशिकीय था। यही क्या करता है? ये रोटी को क्या करता है हम लोग का? ये प्रदूषित कर देता है, ये खराब कर देता है। चलिए, नहीं इसी में व्याख्या करते हैं। चलिए, अगला क्या चीज हो गया आपका? प्रोटोजोआ था। क्या था? प्रोटोजोआ था। ठीक ना, अब समझिए ध्यान से, ये क्या है? प्रोटोजोआ। चलिए, यह जो प्रोटोजोआ होता है, यह प्रोटोजोआ एक कोशिकीय ही होता है। क्या होता है? सिर्फ एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। जितना भी प्रोटोजोआ होता है सब में एक ही कोशिका होता है, वही कोशिका से उसको अपना सब काम करना है। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है? प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? बहुत चर्चित उदाहरण सब इसका कौन कौन सा हो गया आपका? अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका? यूग्लिना हो गया, ठीक है, और आपका क्या चीज है? प्लाज्मोडियम है। क्या है आपका? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये सब चीज है जो इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। तो जो जो इसमें एग्जाम्स में पूछता है उसका भी थोड़ा हम समझा देंगे और इसको लेकर के भी थोड़ा हम बता देंगे। ठीक ना, आपके बुक में इतना डीपली कोई गया है नहीं इसमें बुक में ज़्यादा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको भी थोड़ा कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी, यूग्लिना भी और प्लाज्मोडियम भी। एग्जाम में यही पूछता है कि इसमें से कौन कौन प्रोटोजोआ के अंतर्गत नहीं आता है। आपको अमीबा दे देगा, पैरामीशियम दे देगा, यूग्लिना दे देगा, प्लाज्मोडियम नहीं देकर उसकी जगह पे यीस्ट डाल देगा। तो यीस्ट तो आता है कवक के अंतर्गत। ठीक है, आपका यीस्ट हो जाएगा उसमें आंसर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अमीबा किसको कहते हैं। देखिए अमीबा के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अमीबा के बारे में क्या चीज पूछता है कि यह अपना शरीर का जो शेप जो होता है, आकार जो होता है, यह कंटिन्यूस चेंज करते रहता है, अक्सर बदलते रहता है। अब इसको हम फिगर में भी हम देखना चाहते हैं, समझिए ध्यान से। ये है अमीबा। ये देखिए अभी इधर निकला हुआ है ना, कभी इधर से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, कभी इधर से थोड़ा बाहर निकल जाता है। इसका आकार बदलते रहने का कारण क्या चीज जानते हैं? इसके खाने का तरीका भी है। मतलब देखिए खाना कैसे खाता है कि जैसे देखिए कि यहाँ कोई भी सूक्ष्म जीव आया, जैसे यहाँ कोई भी सूक्ष्म जीव आया है, ये क्या करेगा? ये जो बढ़ा हुआ है थोड़ा सा इतना सा, इसको बढ़ा करके इतना पे ले आएगा, इसको यहाँ से बढ़ा करके यहाँ तक ले आएगा और इसको इधर से फैला करके ऐसे करके ले आएगा। ठीक है, अब ये चला आया बीच में, ये क्या हो गया? ये सूक्ष्म जीव कहाँ आ गया? बीच में आ गया। अब भागेगा तो भागेगा कहाँ? बस इसको या क्या करेगा? इसको खींच करके ये जो होल जो दिख रहा है गोल टाइप्स का, इसमें उस सूक्ष्म जीव को डाल देगा। इसमें पाया जाता है एंजाइम, और उसको क्या करेगा? सूक्ष्म जीव को क्या करेगा? उसको पचा देगा। उसमें जो जो चीज प्रोटीन्स होगा, जो भी चीज फायदेमंद होगा, ये अमीबा उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा।
ठीक है। यही सब जो करता है ना, जो अपना कभी आकार इधर से फैला देता है, कभी उधर से बढ़ा करके खा लेता है, ठीक ना, उस आधार पे इसका क्या होता है, आकार बदलते रहता है। यह जो शेप जो बढ़ाता है आगे इस तरह से जो निकला हुआ ये सब जो चीज है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद। इसलिए पूछा जाता है अमीबा अपना भोजन किस अंगों से पकड़ता है, किसके द्वारा, किस भोजन दो किस किस प्रक्रिया द्वारा अपने और खींचता है, किसके द्वारा खींचता है, यह कूटपाद के द्वारा खींचता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कूटपाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, सीडोपोडिया कहते हैं। ये इसी के द्वारा वह क्या करता है, भोजन को पकड़ता है। अमीबा के बारे में ये चीज पूछेगा, और क्या पूछेगा, इसका जनन का प्रोसेस पूछेगा। अमीबा कैसे जनन करता है, पहले एक अमीबा रहेगा, यह विभाजित होकर के दो हो जाएगा, फिर ये भी क्या होगा, दो होगा, ये भी क्या होगा, दो होगा। देखिए प्रत्येक एक दो हो रहा है, एक से हो जाएगा दो, ये भी एक से एक दो हुआ ना, फिर ये भी एक से दो, फिर ये भी एक से दो, मतलब एक से दो भाग जो बढ़ता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वि में खंडित होता है, एक से दो बनता है ना, इसलिए इसको कहते हैं कि द्विखंडन विधि द्वारा। किसके द्वारा जनन करता है, द्विखंडन विधि द्वारा। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। यानी द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा क्या करता है, जनन करता है। चलिए उसके बाद क्या हो गया आपका, पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम का नाम पैरामीशियम क्यों रखा गया है, तो देखिए पैर समझते हैं ना, पैर जहाँ पे हम लोग चप्पल पहनते हैं, ठीक ना, पैरामीशियम, ठीक ना। यह कहा हम लोग चप्पल जो पहनते हैं, यह चप्पल के आकृति का होता है पैरामीशियम। ये क्या होता है पैरामीशियम, ये देखिए पैरामीशियम का आकार है, ये चप्पल की तरह लगता है देखने में, ठीक ना। तो बस याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरामीशियम कहते हैं, ठीक है। इसका भी जो जनन प्रोसेस होता है ना, ये भी एक से दो ही होता है, इसीलिए इसका भी क्या होता है, अमीबा की तरह ही जनन होता है। इसलिए ये जो कौन सा विधि द्वारा जनन करेगा, ये भी जनन करेगा आपका यही द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करेगा। आपको एक बात बताए थे ना कि अमीबा किसी सूक्ष्म जीव को यहाँ आने से खा जाता है, तो यह पैरामीशियम भी इसके पास आएगा, नहीं तो पैरामीशियम को भी खा जाता है, ठीक है। चलिए पैरामीशियम के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं क्या चीज है हम लोग का, यूग्लिना। अब समझिएगा ध्यान से, यूग्लिना क्या चीज है, कि देखिए ध्यान से, देखिए यूग्लिना के बारे में सबसे ज्यादा चर्चित क्या बात है कि यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद यह क्या करता है, किसी जीव को भी खा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पादप करता है, पौधे करते हैं, ठीक है। और ये पौधे वाला भी गुण दर्शा देता है, ठीक ना। और ये एक तरह से जंतु वाला भी गुण दर्शा देता है कि किसी दूसरी चीज को खाता है, खुद से नहीं बनाता है। मतलब दोनों तरह का जीवन यापन को यह दर्शाता है, पादप वाला भी और जंतु वाला भी, दोनों गुण को दर्शाता है। कौन आपका, ये यूग्लिना। इसके बारे में ये पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम, चलिए प्लाज्मोडियम के बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए यह प्लाज्मोडियम के बारे में पूछेगा कि इसका जनन प्रोसेस को लेकर के पूछा जाता है। ये प्लाज्मोडियम जिससे एक से क्या था, ये अमीबा क्या था, अमीबा एक से क्या हो रहा था, दो हो रहा था। पैरामीशियम क्या हो रहा था, एक से क्या हो रहा था, दो हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो होता है एक से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कई बन जाएगा, मतलब एक से कई बन जा रहा है, बहुत बन जा रहा है। तो इसलिए कौन विधि द्वारा ये जनन करता है, आपको बहुखंडन विधि द्वारा जनन करता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा क्या करता है, ये जनन प्रोसेस करता है। बस थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कहानी खत्म है। चलिए यही प्लाज्मोडियम है, यही क्या करता है हम लोग में जो मलेरिया जो बीमारी होता है उसको यही करवाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग समझेंगे। चलिए और क्या चीज था, हाँ लगभग क्या चीज है, खत्म हो चुका है। हाँ एक और चीज बचा हुआ है हम लोग का, शैवाल। क्या बचा है, शैवाल। चलिए शैवाल के बारे में हम लोग समझते हैं, शैवाल क्या चीज है भाई। चलिए क्या चीज है, और चौथा क्या चीज है, शैवाल, ठीक है। शैवाल इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी। देखिए इस शैवाल में क्या होता है, शैवाल जो होता है ये हरे रंग का होता है लगभग हर जगह। शैवाल आपको तालाब में अक्सर दिखेगा, तालाब में जो हरा हरा जो नहीं उगता है सब, वो सब क्या है आपका शैवाल ही है, ठीक है। ये शैवाल क्या होता है, हरा रंग का अक्सर होता है। हरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, दुनिया में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो यही शैवाल करता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण से जो ऊर्जा बनाने का काम करता है कौन आपका, यह शैवाल करता है, ठीक है। चलिए शैवाल क्या होता है, दो प्रकार का होता है।
एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। अब देखिए जो एक कोशिकीय शैवाल जो होता है, एक कोशिकीय शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनस। क्या होता है? क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। क्लेमाइडोमोनस जो होता है आपका एक कोशिकीय शैवाल होता है, ठीक है। अब मतलब क्या होता है, एक सिंगल कोशिका का होता है, ठीक है। एक और होता है आपका जो एक और जो होता है वो क्या होता है आपका बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। होता बहुत है, मतलब जो मुख्य उदाहरण है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या होता है आपका? स्पाइरोगायरा, इसके बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या होता है? इसमें भी एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है? स्पाइरोगायरा आपको तालाब में दिख जाएगा, ठीक है। ये बहुकोशिकीय होता है। जब जन्म प्रोसेस पढ़िएगा, ठीक ना, तो ये भी क्या करता है, इसका जो जन्म प्रोसेस होता है यह तालाब में रहता है। जब तालाब का बहाव जब तेज होता है, यह टूट टूट के क्या होता है, दो भागों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। उस विधि द्वारा क्या करता है, ये अपना जन्म प्रोसेस करता है। कौन? आपका स्पाइरोगायरा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं, सबके बारे में समझ गए, जीवाणु के बारे में समझ गए हम लोग, कवक के बारे में समझ गए हम लोग, प्रोटोजोआ के बारे में समझ गए हम लोग। उसके बाद अब शैवाल जो होता है, शैवाल के बारे में समझ गए हम लोग, ठीक है। चलिए हाँ, एक और चीज के बारे में समझिए आपका, एक होता है आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग नोट में समझिए ध्यान से। देखिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल, ठीक है। और सबसे पहला कोई जीव था जो कि प्रकाश संश्लेषण किया था, तो यही किया था, सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव, ठीक है। याद रखिएगा, अगर यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो समझ लीजिए पूरा दुनिया का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिएगा ध्यान से, जैसे कि आप धान का, जैसे कि धान का जो खेती हो रहा है, ठीक ना, वो धान का जो पौधा है वो क्या किया, वो प्रकाश संश्लेषण किया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किया, वो संश्लेषण करके क्या बनाया, फिर से क्या बनाया, धान में उपस्थित जो चावल होता है, चावल का उत्पादन हुआ, ठीक है। बाद उससे वो जिंदा रहता तो उत्पादन कर पाया, बस चावल का इस्तेमाल हम लोग क्या किए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में किए, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, यह कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक ना। इसी प्रकार सभी जीव के लिए, और इसी प्रकार से हर पौधा से हम लोग प्राप्त भोजन हम ग्रहण करते हैं ना, है? तो जब पौधे से प्राप्त हर भोजन ग्रहण करते हैं, पौधा तो प्रकाश संश्लेषण से ही अपना ऊर्जा प्रदान करता है, वो जीवित रहता है, तो वो जीवित है तो हम लोग जीवित हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होता है उसी के विधि के द्वारा हम लोग को क्या होता है, ऑक्सीजन भी हमको प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए हम जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो हम लोग को जीवित रहना वो संभव है। और सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण जो किया था आपका यही साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं। चलिए यहां तक का कहानी लगभग क्लियर है। चलिए अब है विषाणु और वायरस। अब विषाणु या वायरस के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज है इसका। देखिए अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, जैसे देखिए एक नया टॉपिक आया हम लोग के बीच, विषाणु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वायरस कहते हैं। एक डर टाइप्स का होता है विषाणु से। जीवाणु भी हानिकारक है, लेकिन ज्यादा घातक हम लोग के लिए क्या हो जाता है, विषाणु हो जाता है, यानी वायरस हो जाता है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, ये जो विषाणु जो होता है, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबको एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय में हम लोग खंडित कर रहे थे। मतलब एगो कोशिका से वो अपना जीवन यापन कर ले रहा था, उसको एक कोशिकीय कहते थे। जिसका जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी कोशिका का जरूरत पड़ता था, उसको हम बहुकोशिकीय कहते थे। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अकोशिकीय। क्या कहते हैं हम लोग, अकोशिकीय। अब भाई अकोशिकीय क्यों कहते हैं, ठीक है। अकोशिकीय मतलब बिना कोशिका वाला। क्यों? क्योंकि कोशिका है तो कोशिका का कुछ लक्षण होना चाहिए ना, उसमें कुछ गुण होना चाहिए ना, इसमें कोशिका का लक्षण ही नहीं है। इसके अंदर एक तरह समझिएगा ध्यान से, इसका जो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, आपका ऐसे नाम सुने होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी सेल होता है ना, ये सेल होता है, सेल का ये मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। सेल का क्या था, ये मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, कोशिका, ये बीच में हो गया न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, ये डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और यहाँ जो भाग होता है, यहाँ कहीं राइबोसोम होगा, कहीं लाइसोसोम होगा, कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या होता है, भिन्न भिन्न क्या होता है, कोशिकाओं जो होता है इसमें फैला हुआ होता है, ठीक है। ये कोशिका का मुख्य गुण सब है,
उस कोशिका को निर्माण करने वाला उसका मुख्य सदस्य है। लेकिन यह जो वायरस जो बना होता है, हम क्या बोले, जिसमें एक तरह से कोशिका है, ठीक ना, उसको क्या हम जीवित मानेंगे, उसको सजीव मानेंगे। जो जिसमें कोशिका नहीं है उसको हम सजीव नहीं मानेंगे। कोशिका मतलब कोशिका होने का कुछ शर्त है, शर्त यही है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, कोशिका का कोशिकांग होना चाहिए। ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस है, ना ही इसके अंदर कोशिकांग है, ठीक है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर होता है क्या चीज, समझिएगा ध्यान से। बस कुछ नहीं होता इसके अंदर, एक ही चीज होता है इसमें, इसका बाहर से एक प्रोटीन का एक कवर होता है, प्रोटीन का एक कवर होता है, ठीक ना। इस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कैप्सिड कहते हैं। किसका कवर होता है ये, किसका बना होता है ये बना होता है प्रोटीन का, इसको कहते हैं कैप्सिड। और उसके अंदर में यह न्यूक्लियस भी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है इसके अंदर में डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, एक अनुवांशिकी गुण होता है। देखिए अनुवांशिकी गुण किसी के अंदर होना इसलिए जरूरी होता है ताकि वह अपने वंश को बढ़ा सके। कोई भी है, कोई भी कोशिका के अंदर देखिएगा सबके अंदर अनुवांशिकी गुण होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, इसलिए रहता है ताकि वो अपने वंश को बढ़ा सके, ठीक है। ये भी अपने वंश को बढ़ाने के लिए इसके अंदर भी क्या दिया गया है, डीएनए या तो आरएनए। हाँ एक बात फिक्स रखिएगा, या तो इसके ये जो अनुवांशिकी गुण जो होता है, या तो इसमें डीएनए ही होगा या तो इसके अंदर आरएनए होगा। डीएनए आरएनए दोनों मौजूद नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर यदि आप डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में नॉर्मली से हम बता देते हैं। डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है। और इसका जिसमें क्या होता है, डीएनए में जो होता है आपका डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। तभी ये चैप्टर्स नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसमें हम व्याख्या नहीं करना चाहेंगे। यह एक अनुवांशिकी गुण है जिसके द्वारा एक संतान से दूसरे संतान में जाता है, ठीक है। और प्रत्येक दुनिया का हर जीव अपना क्या करना चाहता है, विकास करना चाहता है, अपनी जाति की संख्या को, मतलब जाति मतलब कि ये कास्टिंग जो चलता है ऑल इंडिया बिहार में, ये कास्टिंग नहीं, ठीक है, मतलब कि अपने वंश को बढ़ाना इस तरह से हर जीव चाहता है। चाहे ये वायरस हो जाए, चाहे जीवाणु हो जाए, चाहे हम हो जाए या आप हो जाए या कोई जानवर है, सब चाहता है, बस मौका मिलना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या होता है, तो डीएनए का होता है बना या तो आरएनए का होता है। यानी वायरस दो प्रकार का होता है, एक डीएनए वायरस है, यानी इसके मटेरियल यदि डीएनए का बना है तो उस वायरस को हम डीएनए वायरस कहते हैं। उसका मटेरियल यदि आरएनए का बना है उसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, हम लोग का जो पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा को जो बीमार करने वाला जो वायरस होता है, ठीक ना, पौधा में, इसमें पौधा को बीमार करने वाला जो भी वायरस होता है, वायरस क्या करता है, हम लोग को नुकसान ही पहुंचाता है भाई, ठीक है। कुछ एक वायरस है जो कि हम लोग को फायदा करता है, ठीक ना, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, ठीक ना, जो बैक्टीरियोफेज में जो काम आता है, जैसे कि गंगा का जो नदी जो है वह शुद्ध क्यों अभी तक है, वह बैक्टीरियोफेज के कारण से। वहाँ एक वायरस होता है, ठीक है, वही क्या करता है, वहाँ के जो बैक्टीरिया जो होता है, जो कि जल को गंदा करने का काम कर रहा होता है, उसको मारने का काम करता है, ठीक ना। उस बैक्टीरिया को मारने का काम वहाँ पे वायरस करता है। वहाँ वायरस हमारे लिए क्या है, मित्र है। अगर यदि वायरस वहाँ नहीं होता, उसके अंदर में बैक्टीरियोफेज नहीं होता, तो क्या होता, गंगा का नदी क्या होता, गंदा हो चुका होता, ठीक ना। यही कारण है कि गंगा का नदी जो होता है अभी तक लगभग साफ है। गंगा तो कर ही चुका है, लोग महान सब है, कर ही रहा है, लेकिन हाँ खुद बहुत कोशिश कर रही है, गंगा माँ खुद बहुत कोशिश कर रही है खुद को बचाने का, ठीक है। आदमी तो तुले हैं बर्बाद करने के लिए। चलिए ठीक है, पौधा में जो पाया जाने वाला जो वायरस है वह कौन सा वायरस है भाई, आरएनए वायरस है। यानी उसका जो है, समझिए ध्यान से, उसका अनुवांशिकी मटेरियल जो है वह किसका बना है, आरएनए का बना रहता है, ठीक है। मतलब कि पौधा को बीमार करने वाला वायरस किसका होता है, कौन सा होता है, आरएनए वायरस होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर भी आप जंतु में आइएगा, ठीक ना, यानी हम लोग में भी आइएगा तो क्या होता है, दोनों होता है हम लोग में, आरएनए भी होता है वायरस वाला होता है और डीएनए वायरस वाला भी होता है, दोनों वायरस वाला होता है, ठीक है। मतलब आरएनए अनुवांशिकी और डीएनए अनुवांशिकी, ये दोनों प्रकार का वायरस होता है जो कि हम लोग को रोग प्रदान करता है, दोनों करता है। और पौधा को सिर्फ आरएनए वायरस से रोग प्रदान करता है। तो आप समझिएगा कौन खतरनाक होता है, कौन वायरस ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे शरीर में आरएनए वाला आएगा तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा, या डीएनए वाला आएगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर यदि हमारे बॉडी के अंदर आरएनए वायरस वाला आता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए आरएनए वायरस से होने वाला जो रोग है हम लोग के बॉडी के अंदर, जो देखिए सब खतरनाक सब है। जैसे आपका देख लीजिए पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो क्या होता है, आरएनए वायरस से होने वाला है। दूसरा आप क्या हो गया, आपका एड्स हो गया, ठीक है, आरएनए वायरस से होने वाला है। आपका क्या हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है, ये आरएनए वायरस से होने वाला है। आपका क्या है, इन्फ्लुएंजा, क्या है, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब क्या होगा, आरएनए वायरस से होने वाला रोग है।
यानी आरएनए वायरस से होने वाला रोग क्या है, ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए देखिए, ये बहुत कम है एक तरह से, आपके बुक में तो ज़्यादा वर्णित नहीं है, लेकिन तब फिर भी हम यहाँ तक बहुत डीप तक समझा देते हैं, ताकि एक ही चीज़ को बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में लगभग सब कुछ क्लियर होते हुए चले जाए। चलिए वही बताया गया देखिए इसमें क्या है कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी जो होता है क्या होता है, ये सब विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है, ठीक ना। सिर्फ बुक में यही बताया कि वायरस से होता है, लेकिन हाँ हम ये भी बताए कि हाँ किस प्रकार के वायरस से होता है, आरएनए के वायरस से होता है या डीएनए वायरस से होता है। चलिए ठीक है, उसके पोलियो खसरा, पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस से होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अतिसार मलेरिया, अतिसार मतलब क्या होता है, उल्टी पुल्टी बहुत ज़्यादा होने लगना, ठीक ना, वो पेट का बीमारी की तरह से। उसके बाद देखिए मलेरिया आपको जो है प्रोटोजोआ जो आपका प्लाज्मोडियम जो बताए थे, जो कि एक से अनेक बदल जाता है, उससे होता है। आगे इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइफाइड जो होता है वो बताए थे, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, जो एक जीवाणु है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षय रोग यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है, जो एक क्या है, जीवाणु है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इस चीज़ के बारे में हम बता चुके हैं। चलिए अब अगला पेज में आते हैं। अगला पेज में क्या चीज़, हाँ ये सब चीज़। चलिए इसमें बताया जा रहा है कि जो जीवाणु होता है अलग अलग प्रकार का होता है। कोई स्पाइरल टाइप्स का, ये जो जीवाणु है स्पाइरल टाइप्स का, गोल गोल टाइप्स का होता है, ठीक ना। कोई जीवाणु क्या होता है आपका छाप टाइप्स का होता है, एकदम सीधा इस प्रकार का होता है, छाप टाइप्स का जीवाणु होता है। अलग अलग प्रकार का जीवाणु होता है, वो बता रहा है, ठीक ना। ये क्लाइडेमोनस के बारे में हम बताए थे आपको कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक शैवाल है। यही शैवाल क्या था आपका, एक कोशिकीय शैवाल था। शैवाल में क्या था, एक कोशिकीय था। और यही आपका स्पायरोगैरा, ये क्या आपका स्पायरोगैरा है। यही क्या है, ये भी शैवाल है। ये क्या आपका बहु कोशिकीय है, ठीक ना। अमीबा के बारे में बता चुके हैं, पैरामीशियम के बारे में बता चुके हैं। राइजोपस क्या है, राइजोपस एक प्रकार का क्या है, कवक है। अब ये देखिए क्या आपका पेनिसिलियम, ये क्या आपका पेनिसिलियम, यही पेनिसिलियम है जिसके आधार पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया, जिसको हम लोग कहते हैं पेनिसिलिन। क्या कहते हैं हम लोग, पेनिसिलिन। यही पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन को बनाया था, ठीक है। इस पेनिसिलियम से ही क्या बनाया था, पेनिसिलिन बनाया था। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, ठीक है। आगे इसका भी व्याख्या करेंगे। एस्परजिलस, ये भी एंटीबायोटिक का काम करता है, ये भी एंटीबायोटिक दवा में इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक होता क्या है वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला पेज में आते हैं। ये चीज है, पूछा जा रहा है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। भाई देखिए सूक्ष्म जीव जो होता है ना, और सूक्ष्म जीव तो समझ गए हैं, जीवाणु भी है, विषाणु भी है, कवक भी है, प्रोटोजोआ भी है, शैवाल भी है, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, कहीं, जिसे कहता है कि भगवान कहाँ है, कण कण में, हर जगह, यहाँ खोजो वहाँ खोजो, हर जगह है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से ये सूक्ष्म जीव है, आप कहीं भी खोजो, हर जगह, ठीक है। या -100 डिग्री तापमान पे भी रहता है, ठीक है, +100 डिग्री तापमान पे भी रहता है, डिग्री सी पे, ठीक है। मतलब कैसी व्यवस्था में रह सकता है, ठीक ना। बर्फीला स्थान हो, रेगिस्तान हो, तालाब हो, समुद्र हो, वायु हो, हर जगह यह रहता है। लेकिन हाँ इन लोग का भी कुछ कुछ कैपेसिटी होता है, अलग अलग प्रकार का इसका भी होता है ना। कुछ होता है कि ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर पाता है, कुछ होता है कि ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाता है। शुरू में जब कोरोना आया हुआ था, सब बोल रहा था कि जो ठंड के समय में, स्टार्टिंग कोरोना ठंड के समय हुआ था, सब बोल रहा था जैसे कोरोना चीज़ें गर्मी स्टार्ट होगा ना तो धीरे धीरे कोरोना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो कोरोना वायरस था इसका कैपेसिटी अधिक था, ज़्यादा भी गर्मी बर्दाश्त करने की इसके पास क्षमता था। लेकिन कुछ कुछ जो वायरस होता है उसके पास ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं होता है। आप देखते होंगे बचपन में हम अक्सर, हमें भी हुआ था कि गाल पे देखते होंगे जो है ना एक पट्टी टाइप्स का होता था, ठीक है, देखे होंगे आप लोग, इस प्रकार का होता है, एक पट्टी टाइप्स का होता है, बीच में थोड़ा 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 गोल गोल टाइप्स का होता है पट्टी। और जब गाल हम लोग का जब फूल जाता है तो यहाँ पे साट दिया जाता है, इधर भी साट देगा, इधर भी साट देगा। ये क्या चीज़ है, देखिए हम लोग का ये पेरोटिड यहाँ ग्रंथि होती है, ठीक ना, पेरोटिड ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को अगर एक मम्स नाम का एक वायरस होता है, वह जब संक्रमित करता है पेरोटिड ग्रंथि फूल जाती है, ठीक है। यह मम्स वायरस जो होता है इसके पास पावर नहीं होता है कि गर्मी को बर्दाश्त कर देने का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साट देते हैं, जो साटने वाला आता है उसको साटते हैं। जैसे साटते हैं ना तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना वो बढ़ता है, वह टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वह मम्स वायरस क्या होता है, मर जाता है। तो पेरिटोइड ग्रंथि पे संक्रमण कम हो जाता है, वह पेरिटोइड ग्रंथि अपने जगह पे फिर से चले जाती है, वह पचक जाती है, हम लोग को गाल पचक जाता है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ सूक्ष्म जीव में कुछ वायरस जो होता है कम ही तापमान पे खत्म हो जाता है, कुछ कुछ क्या होता है बहुत तापमान पे भी नहीं खत्म होता है,
कुछ कुछ क्या होता है बहुत कम तापमान पे, कम तापमान होता है तो वहाँ निष्क्रिय होता है, काम नहीं करने लगता है। बहुत होता है बहुत कम तापमान पे भी अपना काम करते रहता है। अलग अलग प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है जो कि अलग अलग प्रकार से काम करता है। लेकिन पूछिएगा सूक्ष्मजीव कहाँ है, तो हर जगह, ठीक है। जैसे भगवान के बारे में बोलते हैं कि हर जगह मिल जाता है, उसी प्रकार इस प्रकार की कहानी है। लेकिन सूक्ष्मजीव और हम, मतलब सूक्ष्मजीव और हम, मतलब सूक्ष्मजीव क्या है और हम क्या है, मेरा उनसे किस प्रकार का रिलेशन है, हमें किस प्रकार, लगभग समझ चुके हैं किस प्रकार का रिलेशन है। दोस्त भी है दुश्मन भी है, दोनों प्रकार चल ही रहा है। चलिए अब समझते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव। इसका कहना है मित्रवत सूक्ष्मजीव, मतलब कि सूक्ष्मजीव हमारे दोस्त के रूप में कितना काम आते हैं, ये चीज समझना है। क्या क्या चीज है देखिए, दही के निर्माण में काम आता है, ब्रेड और केक के बनाने में काम आता है, और क्या चीज में, एल्कोहल शराब बनाने में यह काम आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या चीज में है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक तरह से काम आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या चीज है, इस चीज को हम समझाएंगे। लेकिन अभी तत्काल यही सोचिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी यह फायदेमंद है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, देखिए हम लोग का भी जो बॉडी का किसी का भी कोई भी जीव है उसके बॉडी के विकास के लिए प्रोटीन का होना जरूरी होता है, ठीक ना। अब प्रोटीन जो होता है समझिए ध्यान से, देखिए अब थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा बता ही देते हैं इसमें भी। चलिए जो प्रोटीन जो होता है, कोई भी प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन पचने के बाद जो प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अमीनो अम्ल का अगर रासायनिक सूत्र देखिएगा क्या होता है, एमिनो एसिड मतलब क्या होता है, NH2C C, यानी क्या हो गया, ये एमिनो हो गया, ये क्या हो गया आपका एसिड हो गया, ठीक है। एक चीज देख रहे हैं कि ये अमीनो अम्ल को बनाने में क्या चीज का जरूरत पड़ता है आपको, नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा, है। और अमीनो एसिड किसका सबसे छोटा रूप है, प्रोटीन का सबसे छोटा रूप है। ये प्रोटीन क्या करता है, कोशिका विभाजन कराता है। ये क्या करता है, प्रोटीन कोशिका विभाजन कराता है। यह कोशिका विभाजन से ही क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो निर्माण होता है, अब छोटे से जो बड़े हुए हैं, ठीक है, या पौधा जो छोटा से जो बड़ा होता है, या हम जो छोटे से जो बड़े होते हैं, हम लोग का वृद्धि और विकास जो होता है यह कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। इसका मतलब क्या चीज है कि अगर किसी भी पौधे या जंतु को बड़ा होने के लिए क्या चीज जरूरी है, उसमें प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन तभी काम करेगा जब उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन को क्या, प्रोटीन किसको कहते हैं, जिसके अंदर में क्या होना चाहिए, एक तरह से नाइट्रोजन होना अनिवार्य है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसलिए जरूरी है ताकि हर जीव क्या हो, वृद्धि और विकास कर सके। आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बताएंगे। चलिए पहले और क्या क्या चीज है इसका हम देख लेते हैं। चलिए हाँ, स्टार्टिंग बोल रहा है कि दही एवं ब्रेड का बनाना, क्या चीज, दही और ब्रेड का बनाना। तो दही आप समझिए ध्यान से, दही के बारे में हम बता चुके हैं। चलिए फिर से देखते हैं। चलिए देखिए दही कैसे बनता है, समझ देखिए फर्स्ट में क्या क्या आता है कि दूध जो होता है, दूध को देखते हुए दही बनाने के लिए हम लोग को घर में मम्मी लोग क्या करती है, उसको दूध को पहले बहुत गर्म करती है। गर्म इसलिए करती है कि जो हानि पहुंचाने वाला जो बैक्टीरिया जो होता है वह उसमें पहुंच जाता है। कहीं भी पानी रख दो, खाना रख दो, उसमें बैक्टीरिया पहुंचना तय है, बैक्टीरिया पहुंचना तय। आप बोलिएगा कि जब हर जगह बैक्टीरिया पहुंच जा रहा है तो हमको नुकसान कहीं पहुंचा रहा है, खा रहे हैं। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत कुछ ऐसा भी चीज़ है भगवान बना के भेजा है कि उसको बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला। जैसे समझिएगा ध्यान से, हमारे मुंह में जो लार जो होता है, ठीक है, हमारे मुंह में क्या आता है, एक लाइसोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब कहीं भी रखा हुआ है 2 घंटा से 1 घंटा से रखा हुआ है रोटी, क्या उस पर बैक्टीरिया नहीं होगा, होता है। अब उस रोटी को जिसे हम खाते हैं वह जो बैक्टीरिया जो होता है, उस बैक्टीरिया को हमारे शरीर के मुंह में पाया जाता है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। वह क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। और यदि हम मुंह के पास वह बैक्टीरिया बच गया तो पेट में जाएगा, तो पेट में क्या पाता है, एक पावरफुल एसिड होता है। एसिड किसी को देखते हैं हाई पावर का जो एसिड होता है, किसी को त्वचा फेंक देता है तो उसका त्वचा जल जाता है, ठीक ना। वो वैसा सोचते हाई पावर का एसिड हमारे क्या पेट में मौजूद है, ठीक है। आप बताइए त्वचा को एसिड जला सकता है, वो बैक्टीरिया को सूक्ष्म को नहीं मार सकता है, वो मार देता है। यदि वह बैक्टीरिया मुंह से बच गया तो पेट में जाके मारा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बचते भी हैं, ऐसा मतलब हमारे शरीर में बचाने का भी साधन उपलब्ध है, ठीक है। चलिए क्या चीज है, हाँ अब समझिए दूध में क्या करता है, दूध को बहुत ज्यादा गर्म किया था ताकि उसके अंदर जो गंदा जो बैक्टीरिया होगा, गलत बैक्टीरिया जो नुकसानदेह बैक्टीरिया वो मर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दूध में उपस्थित एक शर्करा होती है, दूध में क्या होता है, उपस्थित एक शर्करा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज। क्या कहते हैं, लैक्टोज शर्करा। इस लैक्टोज शर्करा में उसमें दूध में हम लोग क्या करते हैं, जैसे गांव में बोला था जोरन बोला जाता है हम लोग के क्षेत्र में, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, उसमें जोरन के रूप में क्या होता है, उसमें दही डाला जाता है। दही में क्या होता है जानते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है।
अब वह जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है या दूध में जिसे डालिएगा वो क्या करेगा, कौन जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करेगा, जैसे दूध में डालिएगा तो ये लैक्टोबैसिलस इस लैक्टोज को किसमें बदल देता है, लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल देता है, आपका लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में जिसे बदल देगा इसका मतलब ये क्या हो गया, दही आपका निर्माण हो गया। ठीक है, और आपका दही खट्टा क्यों लगता है, ठीक है, एसिड का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है ना, मैट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। अब यहाँ क्या हो गया, दही में क्या आ गया आपका, लैक्टिक एसिड आ गया यानी अम्ल हो गया, तो दही का स्वाद क्या होता है आपका, खट्टा होगा ही। ठीक है, यहाँ पे एक काम कर रहा है आपका क्या चीज बनाने में, दही बनाने में। ठीक है, और देखिए क्या चीज होता है, दही के साथ साथ बहुत काम आता है। देखिए आपका अचार बनाने में, अचार कैसे बनाते हैं समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ क्या था, दूध में उपस्थित लैक्टोज था। अचार हम किसका बनाते हैं, आम का बनाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत का बनाते हैं, बहुत चीज का बनता था, हम नॉर्मली समझाने के लिए आम का बनाते हैं। ठीक है ना, आम में क्या पाया जाता है, आम में तो आपका लैक्टोज शर्करा तो नहीं पाया जाएगा, सिर्फ दूध में पाया जाता है। आम में क्या पाया जाएगा आपका, जैसे कि ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जा सकता है आपका, फ्रक्टोज पाया जा सकता है। ठीक है, और क्या पाया जा सकता है आपका, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, आपका सुक्रोज पाया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये तीनों शर्करा पाया जाता है। ठीक ना, अब अचार बनाने के लिए क्या करता है, इन तीनों में से जो भी शर्करा है, ठीक ना, उसको क्या करता है, यही आपका लैक्टोबैसिलस ही इसको क्या करेगा, इसको भी लैक्टोबैसिलस क्या करता है, समझिए ध्यान से, लैक्टोबैसिलस इसको भी क्या करता है, लैक्टिक एसिड में बदलता है। क्या चीज में बदलता है, लैक्टिक एसिड में बदलता है। ठीक ना, अब इस बार जो लैक्टिक एसिड में बदला है यह क्या बदल गया है, अचार बन गया। क्या बन गया है, अचार। और उस समय दही क्यों बना था, क्योंकि शर्करा लैक्टोज था। इसमें अचार इसलिए बना क्योंकि शर्करा क्या है, ग्लूकोज है, या तो फ्रक्टोज है, या तो सुक्रोज है। अब दोनों जगह कौन जीवाणु काम कर रहा है, आपका लैक्टोबैसिलस काम कर रहा है। अचार का भी स्वाद खट्टा क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बना हुआ है। आप बोलिए उसमें तेल क्यों डालते हैं, तेल इसलिए डाला जाता है, तेल क्या करता है कि जो ऑक्सीजन, जो बाह्य नमी जो होता है ना, उससे अचार को दूर रखता है और बैक्टीरिया उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। बोलिए नमक क्यों डाला जाता है, कि वह नमक भी क्या करता है, बाह्य बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यही कारण से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जो जीव जो होता है उसमें, यानी जीवाणु उसमें पनप नहीं पाता है। इसलिए अचार क्या होता है, लंबा समय तक रहता है। लेकिन वही वो सब प्रोसेस नहीं कीजिए, खाली आम को छोड़ दीजिए, सड़ के खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आम पे क्या करेगा भाई, बैक्टीरिया हमला कर देगा, क्योंकि इसमें एसिडिक गुण नहीं है। चलिए और क्या चीज है, चलिए ब्रेड बन गया। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया, ये सब हो गया। चलिए बोला जा रहा है कि हाँ देखिए इडली एवं, देखिए इडली एवं, ठीक ना, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। मतलब इडली और भटूरा जो हम लोग खाते हैं उसके साथ साथ मुख्य रूप से हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए इडली और भटूरा क्या गर्मीला चीज है, गर्मीला भोजन है। खाइएगा ना पेट में जलन टाइप्स का होगा, ठीक ना, गर्माहट टाइप्स का होगा। उसके साथ अगर ये दही खाइएगा तो उसको फिर ठंडक महसूस कराएगा आपकी बॉडी के लिए। इसका मतलब क्या करता है, इसके गर्माहटपन को इडली और भटूरे के गर्माहटपन को दही कम करता है। और साथ ही साथ दही क्या होता है कि आपको पाचन शक्ति को मजबूत करता है, भोजन के पाचन प्रोसेस को क्या करता है, वो बढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब इसके साथ इडली और डोसा के साथ आप दही खाइएगा तो इडली डोसा सही से आपका पच जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आप, चलो हाँ, जीवाणु एवं यीस्ट। देखिए यीस्ट क्या करता है, देखिए चावल के आटे के किण्वन में सहायता होते हैं, आटे किण्वन में सहायक होते हैं। ठीक है, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। जो इडली और डोसा जो बनता है वह क्या करता है, चावल के आटे के किण्वन के प्रोसेस से होता है। अब देखिएगा ध्यान से, किण्वन का क्या प्रोसेस होता है, किण्वन भी बहुत जानना हम लोग के लिए जरूरी है। अब हम समझते हैं किण्वन किसको कहते हैं, किण्वन क्या प्रोसेस होता है। अभी बना रहे हैं हम लोग क्या चीज, आटा अथी बना रहे हैं, अभी ब्रेड बना रहे हैं, ठीक ना, अभी ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद और किण्वन प्रोसेस होता है शराब बनाने में। दोनों को समझेंगे, जैसे से बुक का वैसे वैसे समझाते जाते हैं। ठीक है, चलिए जो ब्रेड जो बनता है हम लोग का, ब्रेड कैसे बनता है समझिए ध्यान से। चलिए देखिए होता क्या चीज़ है, जैसे कि आपका आटा ले लीजिए, ठीक है, गेहूं का ले लीजिए, मैदा लीजिए, जो भी लीजिए, वो आटा ले लीजिए। ठीक है, उस आटा में क्या लीजिए, थोड़ा सा चीनी मार दीजिए। क्या मार दीजिए, चीनी मार दीजिए। ठीक है, और उसमें क्या कीजिए कि इंक्लूड कीजिए किसको, यीस्ट को। किसको इंक्लूड कीजिए, यीस्ट को।
अब यीस्ट क्या करेगा, समझिए ध्यान से, यीस्ट जैसे इसमें जाएगा, इसमें उपस्थित या जो मिलेगा, मिला हुआ रहेगा, इसमें चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, ये आटा में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये यीस्ट क्या करेगा, इसमें उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या करेगा, इसमें उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को यीस्ट खाने लगेगा ना, सॉरी, पहले यीस्ट क्या करेगा, उसके अंदर जा करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा, खुद को विभाजित कर करके अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा, ठीक है, बढ़ा लेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, खाएगा, किसको खाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को खाएगा, कौन, यीस्ट खाएगा। अब एक बात बताइए, खाना, हर जो भी जीव है, हर जीव क्या करता है, भोजन करता है, हर जीव, ठीक है, और हर जीव क्या करता है, श्वसन करता है, हर जीव, जीव हर मतलब प्रत्येक, ठीक है, भोजन के रूप में ऊर्जा के लिए हर जीव क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है, हम लोग भी करते हैं, ठीक है, और श्वसन के लिए क्या चीज यूज करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा कैसे बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, ग्लूकोज वगैरह रासायनिक सूत्र क्या होगा, C6H12O6 हो गया, ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, आकर के इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, तोड़ने के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। इस एटीपी का ऊर्जा का उपयोग हम भी करते हैं, पौधे भी करता है, हर जीव कर लेता है। उसके बाद यह जो जल बनता है, जल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या अत्यधिक होता है बाहर कर देते हैं, हर जीव यही प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग का कोई उपयोग नहीं, हम लोग भी फेंक देते हैं, आप देखिए बाहर कर देते हैं। अब यहाँ क्या चीज होता है, जब यीस्ट जो है इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को खाता है, तो खाने के बाद, ठीक है, जब यह श्वसन करता है, तो श्वसन किया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज तोड़ने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जो निकल रहा है, वहां क्या होता है, उस ब्रेड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है, क्योंकि बहुत सारा यीस्ट है, सब अपना अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सब छोड़ेगा, ठीक ना, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, वही गैस के कारण क्या होता है, ब्रेड जो होता है धीरे धीरे फूलता चला जाता है, वो ब्रेड क्या होता है, फूल जाता है, ठीक ना। ब्रेड नहीं मिलता है जो दुकान में जो मिलता है हम लोग का सकून ब्रेड, हम लोग जैसे कहते हैं, ठीक है, वो ब्रेड क्या होता है, फूल जाता है। केक में भी इसी तरह से केक भी जो होता है, केक भी बनता है, यही प्रोसेस से आप लोग का बनता है, ठीक है। यीस्ट क्या करता है, यही जो प्रोसेस जो होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करता है, आटा बड़ा ब्रेड यीस्ट क्या बनाता है, ब्रेड का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग किण्वन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपको बुक में क्या दिया गया है, एक बर्तन में आधा किलो आटा मैदा लेकर थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म करके मिला लीजिए, सेम वही प्रोसेस बता रहा है, ठीक ना। और यदि आप ऐसा करते हैं, थोड़ा यीस्ट का पाउडर डाल दीजिए, गूंथ लीजिए, ठीक ना, 2 घंटे बाद आप क्या देखते हैं कि गूथे हुए मैदे का ऊपर उठा हुआ, पहले इतना था, ठीक है, पहले कितना था, मात्र इसका लेयर इतना था, ठीक ना। और जैसे यीस्ट उसमें डालिएगा, जब यीस्ट कार्बोहाइड्रेट को खाएगा और जो जब कार्बन डाइऑक्साइड वो जब छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, फूल जाएगा। यही बात यह बताना चाह रहा है। अब देखिए क्या चीज है, यीस्ट का एक और जगह उपयोग है, ठीक है, क्या चीज, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। वाणिज्य उपयोग मतलब कि औद्योगिक धंधे में जो उपयोग करते हैं, उद्योग मतलब शराब का उद्योग, ठीक है, एसिटिक एसिड का निर्माण। चलिए अब हम समझते हैं शराब कैसे बनेगा और एसिटिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब शराब भी जो बनता है यह कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, जैसे आपका चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप उसका यूज कर सकते हैं शराब बनाने के लिए। आपका चावल में है, चीनी में है, कोई फल में है, ठीक है, या बहुत सारा प्रकार है, ठीक ना, जौ में है, जिसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट है, उन सब चीज से आप क्या करते हैं, शराब बना सकते हैं। कैसे प्रोसेस क्या चीज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, समझिए ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या करेगा, यीस्ट को डाल देगा, क्या डाल देगा, यीस्ट को डाल देगा। ये यीस्ट क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज को निर्माण कर देगा, या शराब का निर्माण कर देगा, इथेनॉल का, C2H5OH, यानी इथाइल एल्कोहल बोलिए, या इसको यूपी के नेम में इथेनॉल बोलिए, ठीक। क्या चीज का निर्माण करता है, इथाइल एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण करता है। यही इथाइल एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं इसको हम शराब कहते हैं। इथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं हम लोग, शराब कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है बनाने के दौरान, ठीक है, जो व्यक्ति जो से देखते हैं जो गांव क्षेत्र में जो बनाता है, ठीक है, ठीक, उसको पता नहीं होता है कि किस क्वांटिटी में किस चीज को कितना डालना है, ठीक है। और जो फैक्ट्री में जो बनता है, वो लोग एक तरह से नियमित रूप से वो नाप जोड़ करके बनाते हैं,
किस प्रकार से कितना किस चीज़ की मात्रा कितना देना, अल्कोहल की मात्रा कितना देना, नहीं देना, ठीक ना। बाय मिस्टेक से जो नहीं जान पा रहा है इस चीज़ को बनाने का, विधि को संपूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा है, उससे बाय मिस्टेक से कभी कभी यही होता है, या कार्बोहाइड्रेट को जो रिएक्शन करता है उसके फल कभी कभी क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ना बन करके ये बन जाता है मिथाइल अल्कोहल, जो कि बहुत जहरीला होता है, जिसके कारण सुनते होंगे जहरीले शराब से इतने लोगों की मौत हो गई। वही होता है क्या जी, वहाँ पे बन चुका रहता है मिथाइल अल्कोहल। अब जो नॉर्मल से जो गाँव देहात में जो चोरी छिपे जो शराब बनाता है उसको थोड़ी पता है, कौन यंत्र से देखेगा, कैसे पता करेगा वो मिथाइल अल्कोहल बना के इथाइल अल्कोहल बना है, ठीक है। अब बन जाता है उसका मिथाइल अल्कोहल। जब मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, यही क्या हो गया, विषैला हो जाता है, आदमी को पीने के बाद आदमी पीता है तो उससे उसकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ये बना। अब एक और चीज बनाना है, क्या चीज हम लोग को, एसिटिक एसिड। क्या है, आप सुनते होंगे सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, सुनते होंगे। चलिए अब एसिटिक एसिड कैसे बनता है, सबसे पहले आपको शराब ही बनाना पड़ेगा। एसिटिक एसिड बनाना है तो आपको पहले शराब ही बनाना पड़ेगा। पहले क्या बना लिया आप, शराब बना लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से फिर शराब बना लिए। अब ये जो शराब बना है इसको यहाँ से निकालिए शराब को। इस शराब को फिर इस शराब को क्या कीजिएगा, समझ ध्यान से, एक एसिटोबैक्टर नाम का एसिटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया आता है, ठीक ना। एसिटोबैक्टर नाम का क्या बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, इथाइल अल्कोहल को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिटिक एसिड में। किसमें करता है, एसिटिक एसिड में। अंतर यही होता है कि जब शराब बन रहा था उस समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, लेकिन एसिटिक एसिड जब बनाइएगा आप शराब से, जब एसिटिक एसिड बनाइएगा एसिडोबैक्टर की उपस्थिति में, तो इसमें ऑक्सीजन रहना अनिवार्य है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रहना चाहिए। इसका मतलब आपको एसिटिक एसिड बनाने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड तब बनेगा, पहले आपको एसिटिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको शराब ही बनाना पड़ेगा। पहले आप शराब बनाइए, फिर शराब को क्या कीजिए, एसिडोबैक्टर के साथ जो है ना, एसिडोबैक्टर उपस्थिति में ऑक्सीजन, लेकिन इसमें रहना चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। किण्वन में ये जो प्रोसेस है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक ना। इसमें ऑक्सीजन रहना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया, इस एसिटिक एसिड में आप क्या कीजिए, जल मिला दीजिए। जल जैसे मिल जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा, आपका सिरका बन जाएगा, जिसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं, ठीक ना। सुनते होंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि सिरका में क्या चीज है, एसिटिक एसिड है, प्लस में जल है। चलिए इसका शराब उत्पादन अब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चीज देखते हैं हम लोग, क्या चीज का है, हाँ, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार। चलिए इसमें क्या चीज बोला है कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहारों में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों को संचरण को रोकना होता है। जैसे कुक्कुट आहार मतलब जो मुर्गी फार्म सब जो होता है, जैसे मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, जो भी जीव, उस सब जीव जो है, ठीक ना, उस सबको कोई बैक्टीरिया से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो, ठीक ना, कोई तरह से उसको लेकर कोई समस्या उसको नहीं हो, ठीक ना। उसको क्या कहता है, एंटीबायोटिक जो होता है ना, जो प्रतिजैविक जो होता है, उसको उसमें मिला करके खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए लगता है पेज अगला तो नहीं, कन्वर्ट तो नहीं हो गया है, प्रतिजैविक का तो वर्णन हो आना चाहिए पहले। चलो तो हम यही लाइन तो सिर्फ नहीं देख रहे हैं, ओहो नहीं देखूंगा, अगला तो नहीं चल गया। चलिए सच में अगला चल गया। चलिए अब हम समझते क्या चाहिए, देखिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। किण्वन का जो खोज कौन किया था, लुई पास्चर साहब ने किए थे, ठीक है, कब 1857 में। कौन, किण्वन का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। चलिए सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जो सूक्ष्म जीव होता है उसका जो औषधीय उपयोग क्या चीज होता है, ठीक ना। चलिए मतलब सूक्ष्म जीव कौन सा, कि औषधि के रूप में कैसे हम इसका निर्माण करते हैं ना। चलिए देखते हैं कौन है, चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग दवाई के रूप में कैसे करते हैं, समझिए ध्यान से। अभी तक आप सुन रहे थे कि बैक्टीरिया क्या करता है, हम लोग को बीमार करता है। कौन कौन बैक्टीरिया था आपका, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया था, कौन बैक्टीरिया था आपका, साल्मोनेला टाइफी था, कौन बैक्टीरिया था, विब्रियो कोलेरी था, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया जो कि हम लोग को बीमार कर रहा था, ठीक ना। तो यही चीज पे एक बार अध्ययन कर रहे थे, कौन आपका, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब यही चीज पे अध्ययन कर रहे थे कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कि व्यक्ति को बीमार कर दे रहा है, ठीक ना। उसी पे से अध्ययन कर रहा था ना, तो उसी वक्त यह देखा कि एक तस्तरी लिया हुआ था, उसमें क्या था, बैक्टीरिया था, ठीक है। अब वो देखता है कि कोई हरा रंग का, कैसा रंग का, एक हरा रंग का कुछ चीज है, कुछ है जो कि वो क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया को मार दे रहा है,
ठीक है, जो हरा रंग का कुछ चीज है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मार दे रहा है। अब जो हरा रंग का चीज है बैक्टीरिया को मार दे रहा है, और वही बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब वो सर्च किया, पता किया कि वो हरा रंग का क्या चीज है, तो उसका नाम वो क्या रखा, फफूंद। क्या बोला उसके बारे में, वह फफूंद है, यानी कवक है। इसका मतलब ये जो कवक है, यह कवक क्या कर रहा था, ये जो बैक्टीरिया जो है, ठीक ना, इस बैक्टीरिया को क्या कर दे रहा था, मार दे रहा था, ठीक ना। अब ये सोचा कि हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया अंदर घुसकर जो बीमार कर दे रहा है, अगर इस शरीर के अंदर हम कवक को घुसा देते हैं तो वहां भी जाकर के बैक्टीरिया को मार देगा, क्योंकि कवक का काम हो जा रहा है बैक्टीरिया को मारना, ठीक ना। इसी के आधार पे यह एक दवाई का निर्माण किया, ठीक है। कौन सा, जैसे देखिए पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन क्या चीज समझिए ध्यान से, यह कौन सा कवक था, यह कवक था ना जो कि बैक्टीरिया को मार रहा था, तो वो कवक था पेनिसिलियम कवक। देखिए हम बताए थे ना आपको, कौन सा कवक था आपका, पेनिसिलियम कवक था। देखिए यही जो पेनिसिलियम कवक था ना, यही एक रस छोड़ रहा था। ये क्या छोड़ रहा था, एक रस छोड़ रहा था। ये रस क्या कर रहा था, जा करके या बैक्टीरिया को, यानी जीवाणु को या बैक्टीरिया को यह रस मार रहा था, ठीक ना। यही जो रस जो छोड़ रहा था ना, पेनिसिलिन, ठीक ना, इस रस का नाम क्या रखा, पेनिसिलियम जो था, ये जो रस जो छोड़ रहा था ना, यही रस क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को मार रहा था। यही देखा कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, वो यह जो रस जो था, इस रस का ही नाम क्या रखा, पेनिसिलिन। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, ठीक ना। यही पेनिसिलिन का इस्तेमाल क्या करने लगा वो लोग, कि बैक्टीरिया को मारने के लिए करने लगा, ठीक है। चलिए अब इसका नाम क्या रखा, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्यों नाम रखा, और कुछ भी रख सकता था। तो एंटीबायोटिक मतलब क्या आता है, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया। आप देखने उससे कि गांव देहात में बोलते होंगे वो मेरा एंटी आदमी है, मतलब कि मेरा विरोधी आदमी है। तो एंटीबायोटिक मतलब क्या हो गया, कि वो बैक्टीरिया का विरोधी है वो। इसलिए हम लोग जो बैक्टीरिया से हम बीमार होते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है, उसका एंटी आदमी को घुसाते हैं, इसलिए उसका हम लोग क्या नाम रखें, एंटीबायोटिक रखें, यानी प्रतिजैविक, यानी बैक्टीरिया का विरोधी आदमी है, उसको जैसे दोगे बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। बहुत प्रकार का आपका एंटीबायोटिक दवा है, जैसे देखिए आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, आपका एरिथ्रोमाइसिन हो गया, देखिए फीवर में इस्तेमाल किया जाता है उसका, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसी में बताया जा रहा है कि जो मुर्गी सब जो होता है, कुक्कुट आहार, यानी मुर्गी सब का जो आहार सब जो होता है, उसमें भी क्या होता है, एंटीबायोटिक को डाल दिया जाता है, ताकि मुर्गी के अंदर में यदि कोई बैक्टीरिया से बीमारी हो रहा होगा तो वो बीमारी नहीं हो, पहले से ही डाल दिया जाता है, ठीक ना। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा जैसे तैसे एंटीबायोटिक दवा का यूज मत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ क्या बोले, एंटीबायोटिक मतलब समझिए ध्यान से, देखिए क्या है एंटीबायोटिक, या उसका ऐसे एंटीबायोटिक मतलब एंटी क्या हो गया, अलग हो गया, एंटी हो गया प्लस बायोटिक, मतलब क्या होगा कि जैसे आप एंटीबायोटिक का यूज कीजिएगा, वो बायोटिक मतलब बैक्टीरिया को वो क्या करेगा, वो मार देगा, ठीक है। अब बताइए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार दे रहा है, आपको ये भी पता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद बैक्टीरिया भी है, ठीक है। आपको कोई बैक्टीरिया शरीर को नुकसान कर ही नहीं रहा है, आप एंटीबायोटिक दवाई खा रहे हैं हरदम, तब अब अंदर में जो फायदा करने वाला बैक्टीरिया उसको भी मारेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारता है। वो थोड़े सोचेगा आपके शरीर को कौन फायदा कर रहा है, कौन नुकसान कर रहा है। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, एंटीबायोटिक दवाई आप खा रहे हैं, तो शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया आपको फायदा पहुंचा रहा था, उस बैक्टीरिया को मारने लगता है। इसलिए कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर से जांच करवा करके ही एंटीबायोटिक दवा भी खाएं, ठीक है। चलिए अब ऐसा नहीं कि देखिए आपको वायरस से कोई बीमारी हो गया है, आपको पोलियो बीमारी हो गया है, ठीक है, आपको एक तरह से चेचक हो गया है, आपको एक तरह से इन्फ्लुएंजा हो गया है, वायरस से कोई बीमारी हुआ है, आप एंटीबायोटिक खाइए, कैसे होगा। तो ये बैक्टीरिया को मारने वाला दवाई है, आपको हुआ है वायरस से रोग, तो कैसे ही मार पाएगा, उसमें भी आपको नुकसान है, ठीक ना। इसलिए पहले पता कीजिए, डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर बताएगा किस कारण से बीमारी हुआ है, बैक्टीरिया से बीमारी हुआ है, वायरस से बीमारी हुआ है, उसके अनुसार से दवा खाइए। एक न होता है कि जान रहा है कुछ नहीं, ठीक ना, एक दो दवाई का नाम जान जाता है, वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है, कुछ हो तो होता है एंटीबायोटिक खाओ, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, एंटीबायोटिक किस प्रकार से, और एंटीबायोटिक की कहानी खत्म हो चुका है। चलिए हम अपने तरफ से एक चीज बताते हैं, जो बुखार जो हम लोग का जो आता है, इसको लेकर थोड़ा सा बता दें, ठीक है। जैसे देखिए बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक
ठीक ना। जो भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, हाँ ये जरूरी है भाई बताना, क्योंकि अभी चलेगा आपका ये टीका चलेगा, इसलिए जानना आप लोग को जरूरी है। इसको हम विस्तृत रूप से हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये चैप्टर का कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, देखिए या जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करे या वायरस प्रवेश करे या कवक प्रवेश करे, कोई भी सूक्ष्म जीव जिसे प्रवेश करता है, ठीक ना, जैसे कि आपका बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, ठीक है। अब क्या होता है, उसको मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारी सेनाएं हैं, ठीक है। कोई बाहर से कोई दूसरा देश का कोई भी दुश्मन घुसता है तो ये सेना उसको मारने का काम करता है, ठीक ना। अलग हाँ एक चीज है कि इस सेना के पास सब रंग का हथियार है। लाठी लेकर के आएगा, ये लाठी से मारेगा, गोला बारूद से आएगा तो गोला बारूद से मारेगा, मिसाइल से अटैक करेगा तो भी मिसाइल से मारेगा। मतलब इसके पास सबके लिए अलग अलग प्रकार का हथियार है, एक ही हथियार से ये सबको नहीं मारता है, जैसा उधर से आता है उस तरह के इसको ये पहचान करके उसको मारता है। तो इस दौरान होता है क्या चीज, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रवेश किया तो हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र उसको मारने लगता है तो लेकिन एक बैक्टीरिया बहुत पावरफुल होता है, नहीं मरता है, ठीक ना, नहीं मरता है। तो हम लोग का जो है ना रोग प्रतिरक्षा, हम लोग जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हम लोग का जो आर्मी है वो होशियार है, वो जानता है बैक्टीरिया या वायरस का कुछ कमजोरी, ये जानता है कि कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस जो है ना तापमान को नहीं सह पाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मर जाता है। ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जानता है। तो वो क्या करता है कि वो एक जो एक तरह के रस को स्रावित करता है, वह रस क्या करता है, जा करके हम लोग का जो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, जिसका काम है बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, कब बढ़ाएगा कब घटाएगा, वो उसके पास है। ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, ठीक ना, उसका ये काम है। अब क्या करता है, हाइपोथैलेमस को सूचना देता है कि भाई बाहरी कोई अटैक हो गया है, ठीक ना, ऐसा करो ना, तुम्हारे पास टेम्परेचर वाला पावर है, तुम बॉडी को गर्म कर दो। तुम बॉडी को गर्म कर दोगे तो हो सकता है, इसको पता नहीं है कि कौन बैक्टीरिया कौन वायरस घुस गया है, बोलेगा टेम्परेचर बढ़ा दो, हो सकता है जहाँ बैक्टीरिया वायरस कमजोर वाला होगा तो मर जाएगा, ठीक है। यही कारण से क्या करता है आपका हाइपोथैलेमस, क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। यही कारण से देखिएगा, अगर यदि आपको जो आपको जिस कोई भी बैक्टीरिया का प्रभाव पड़े या वायरस का प्रभाव पड़ता है तो आप देखिएगा आपको क्या होगा, फीवर होगा, जिससे आपका टीबी भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से आपको फीवर हो जाता है। मलेरिया जो होता है जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम से होता है, उसमें भी आपको क्या होता है, आपका फीवर हो जाता है। कोरोना भी हुआ था, वायरस से हुआ था, उसमें भी क्या हो गया था, फीवर हो गया था। बॉडी अपना टेम्परेचर इसलिए बढ़ाता है ताकि वह बैक्टीरिया या वायरस को मार सके, ठीक है। लेकिन कोई कोई इतना जिद्दी होता है कि एकदम नहीं भागेगा एकदम, ठीक है, कितना टेम्परेचर आप बॉडी का बढ़ा लीजिए, ठीक ना। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, अब बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, बुखार आ गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक ना। तो डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक दवाई देता है। पहले एक दवाई देगा टेम्परेचर कम करने के लिए, ठीक ना, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जहाँ यदि दोनों मारपीट करने में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाते रहेगा है, तो शरीर में भी तो एक दो अंग सब है, एक दो क्या बहुत सारा अंग है, उसमें अब यदि टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो वो भी काम करना बंद कर देगा ना। जैसे देखिए पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र किससे भोजन पचता है, एंजाइम से पचता है। एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन हाई यदि टेम्परेचर हो जाए तो प्रोटीन काम नहीं करता है, इसका मतलब भोजन पचना खत्म, एंजाइम में काम करना बंद कर देगा, आपका भोजन पाचन का प्रोसेस कम हो जाएगा। देखिए जब बुखार आपको रहेगा ना तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भोजन का पाचन का प्रोसेस वहां पे धीमा हो जाता है, ठीक है, भोजन आपको सही से नहीं पचेगा, ठीक ना। यही कारण से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, नहीं ज़्यादा भी टेम्परेचर होना जरूरी नहीं, मरने वाला होता है बैक्टीरिया तो ये मर चुका होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, टेम्परेचर कम होने वाला दवाई देता है, और उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया जो जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा था उस बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या किसको भेजता है, एंटीबायोटिक दवाई अंदर डालता है। एंटीबायोटिक दवाई हम लोग खाते हैं, वो बैक्टीरिया को मार देता है वो एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र भी यही सोचता है, चलो मर गया है, जब मर ही गया अब क्या है टेम्परेचर बढ़ाना, वो भी धीरे धीरे क्या करता है, अपना टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। यही प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या चाहिए, वैक्सीन और टीका, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ये आज का जो क्लास है इसको हम लोग एंड कर देंगे। देखिए वैक्सीन और टीका क्या चीज होता है, समझिए ध्यान से। जैसे कोई भी वायरस आया, समझिए ध्यान से, यह क्या है, वायरस है, ये हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक ना। बॉडी में दो चीज होता है, एक होता है पहचानने वाला, एक होता है उसको मारने वाला, ठीक है। अगर यदि ये इस वायरस को पहचान नहीं पाएगा
तो पहले तो घुस करके वही सब प्रोसेस करेगा, फीवर उवर दुनियादारी सब प्रोसेस करेगा, मार उड़ होते रहेगा, ठीक ना। अगर यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जीत पाएगा है तो उस बैक्टीरिया वायरस को मार देगा, नहीं जीत पाएगा तो बैक्टीरिया वायरस हम लोग को नुकसान कर देगा, हमें दवाई की आवश्यकता पड़ेगा बाह्य रूप से, ठीक है। तो अब समझिए ध्यान से, अगर यदि इस वायरस को यह नहीं पहचान पा रहा है तो यह आकर के क्या करेगा, पहले हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अगर यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, इसको पहचान तो लेगा ही, यही है जो कि नुकसान कर रहा है। हो सकता है यह जो व्यक्ति ये हो गया आपका प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या हो गया बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र। अगर यदि ये पावरफुल रहा तो इसको मार देगा और जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसका फोटो ये अपने पास खींच के रख लेगा, अगला बार फिर कभी वही वायरस आएगा तो ये समझ जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे मारे थे ना तो मरा था, ये समझ जाता है ऐसे ऐसे इसको मारेगा ना अगला बार तो मर जाएगा, ये जान चुका होता है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो टीका किस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए कोई भी बार बार अगर ये वायरस आया था, ये तो युद्ध चला ना, दोनों में लड़ाई चला बहुत देर तक, तब ना मरा है। लेकिन यह यदि कमजोर प्रतिरक्षा मजबूत था तब ना मार पाया। जो व्यक्ति कमजोर होता है, खाना पीना सही से नहीं खा पाता, उसका बॉडी पहले से कमजोर होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र जब कमजोर हो जाता है, जैसे देखिए आपका एड्स जो बीमारी जो होता है वो क्या करता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमजोर कर देता है। तब कोई भी वायरस आएगा वो भी आपकी बॉडी को बर्बाद कर देगा, कई साल भी वायरस बैक्टीरिया घुसेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वही होता है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है वो बच जाता है। अब वैक्सीन किस प्रकार से प्रोसेस हुआ कि जैसे देखिए वैक्सीन में क्या होता है, वायरस वही रहेगा, ठीक ना, लेकिन उस वायरस को क्या करेगा, उस वायरस के पावर को कम कर देगा, कमजोर कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, मार देगा, ठीक है। बस वायरस आएगा, ये तो पहले से कमजोर है, खाली आ रहा है, ये इसके पास जैसे आया, ठीक ना, ये देखा अरे वायरस आ रहा है, ये बोलेगा प्रतिरक्षा तंत्र को अरे भाई मारो, तो ये तो मारेगा, फट एक के बार में मर जाएगा, कहानी का खत्म है, क्योंकि ये कमजोर था, वायरस था, जैसे कि पोलियो वायरस है, ठीक है, जैसे कि क्या आपका पोलियो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस आया, इसको क्या किया, पोलियो वायरस को क्या किया था, एकदम कमजोर कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था, कि कोई काम ज्यादा हम लोग को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। लेकिन यह आएगा, लेकिन इसको मारने के दौरान ये हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, पहचान लेगा, क्या कर लेगा, प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेगा कि ऐसा होता है पोलियो वायरस। अब अगला बार से ओरिजिनल पोलियो वायरस जब घुसेगा तो ये तो बोल देता है, ये तो हम बोला अरे हमारे पास हथियार बना लिए तुम्हारे लिए, ओरिजिनल आओ चाहे फोटो स्टेट आओ, दोनों को मारेंगे, एक बार खाली हम पहचान तो जाए। इसीलिए वैक्सीन में क्या किया जाता है कि मरा हुआ पोलियो वायरस का जो है ना, जो पोलियो वायरस होता है, मरे हुए पोलियो वायरस या निष्क्रिय पोलियो वायरस को डाल दिया जाता है, ताकि एक बार इसको हम जान पहचान तो करवा दे कि तभी अपना क्या करेगा, इसका फोटो खींच के इसके लिए मारने के लिए हथियार ये बना ले, अगला बार से ओरिजिनल भी पोलियो आएगा उसको भी ये मार देगा। यही है टीका। ये जो है ये निष्क्रिय पोलियो जो डाला जाता है, चाहे किसी का भी देखिए, आपका कोरोना का भी क्या होता है, निष्क्रिय कोरोना वायरस को डाला गया था ताकि ओरिजिनल कोरोना वायरस को पहचान पाए, ठीक ना। चेचक में भी देखिए निष्क्रिय डाला गया था ताकि ओरिजिनल को पहचान पाए, ठीक है। चलिए हाँ, अब यह सर्वप्रथम जो है यह प्रोसेस कौन अपनाया था, ये बुद्धि कौन अपनाया था, ठीक है। ये तो टीका, ये प्रोसेस हम लोग टीका कहते हैं, ये प्रोसेस कौन अपनाया था, सबसे पहले का अपनाया था आपका देखिए यह जो आपका प्रोसेस जो होता है, यह सबसे पहले आपका जो अपनाया था आपका एडवर्ड जेनर साहब ने, कौन, एडवर्ड जेनर साहब, यही हो गया आपका एडवर्ड जेनर साहब, यही था जो कि बनाया था। यह किसका टीका बनाया था, ठीक है, बनाया था किसका टीका, तो ये बनाया था चेचक का टीका। चेचक का टीका कैसे काम इसका किया था, इसका भी एक कहानी है, समझते हैं इसको, चेचक का टीका कैसे बना लिया था, ठीक ना। पहली बार टीका यही बनाया था, तो कौन टीका बनाया था, चेचक का टीका कैसे बनाया, चेचक का टीका बनाया था, किसका बनाया था, चेचक का टीका। उस समय देखिए जब ये टीका बनाया तो उसमें लाखों लोग मरा था चेचक में, बहुत खतरनाक बीमारी थी ये, बहुत डेंजरस, ठीक है। तो अब देखिए ये उसका जांच, उसका मैंने गहन उसका अध्ययन कर रहे थे, कैसे हम बीमारी से मुक्त करवाएं सभी को, चेचक के टीके, चेचक बीमारी से। तो ये एक समय ये देखा कि जो भी, ठीक ना, जो भी महिला बच्चा जो भी, ठीक है, जो एक गाय है, पहले उस समय एक बीमारी था जो कि गाय में जो कॉपॉक्स नाम का बीमारी था, गाय में कौन सा बीमारी था, गाय में कॉपॉक्स नाम का बीमारी था, ठीक ना, ये कॉपॉक्स नाम का बीमारी था। देखिए अब जो भी महिला या बच्चा, ठीक ना, गाय के आसपास गाय के लिए खाना देता है या गाय के लिए काम कर रहा है, गाय के इर्द गिर्द रह रहा है,
ठीक ना। वो ये देखा कि जो गाय के इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति रह रहा है उसको चेचक नहीं हो रहा है, उसको चेचक नहीं हो रहा है, ठीक ना। वो एक चीज गहन अध्ययन किया तो ध्यान दिया कि जो भी गाय के इर्द गिर्द काम कर रहा है व्यक्ति उसको चेचक नहीं हो रहा और सभी को हो रहा है। तो सोचा ऐसा क्यों, ठीक है। तो वो देखा कि जो गाय था, जो गाय में जो कॉपोक्स नाम करके जो वायरस होता है, ठीक ना, और वो बीमारी का नाम गाय में जो कॉपोक्स से जो बीमारी होता है उसको कॉपोक्स कहते हैं, ठीक ना। तो कॉपोक्स नाम का जो वायरस जो था गाय में, ठीक ना, वो क्या होता कि वही से कारण से क्या हो रहा था, ये महिला सब बच रहा था। कैसे, इसका प्रोसेस समझिएगा, वो कैसे बच जा रहा था, ठीक ना। देखिए वही इस पे अध्ययन करके वो क्या किया एक दिन, ठीक ना, वो जांच के लिए कि कैसे ये सब महिला सब बच जा रही है गाय से। तो वो जांच करने के लिए क्या किया कि जो गाय जो है कॉपोक्स से जो संक्रमित थी, ठीक ना। अब कॉपोक्स में थोड़ा थोड़ा टाइप जो है ना, पीप टाइप्स का, थोड़ा थोड़ा फुंसी टाइप्स का होता है, ज़्यादा हार्डली हानिकारक बीमारी नहीं है। तो वो क्या किया कि गाय से जो है ना, जो पस जो होता है जहाँ पे उसको कॉपोक्स हुआ था वहाँ का पस निकाल करके एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उसके हाथ पे उसको रगड़ दिया, ठीक ना। तो देखिए कोई भी वायरस कहीं से भी प्रवेश कर जाएगा, हाथ से भी प्रवेश कर जाएगा। कोरोना नहीं देख रहे थे हम लोग, हाथ में सैनिटाइजर मार रहे थे ताकि हाथ से प्रवेश ना कर जाए। उसके हाथ पे उसके पस को, उसके पीप को क्या किया, गाय जो जिसको कॉपोक्स हुआ था उस गाय को पस को क्या किया, लड़का के हाथ पे रगड़ दिया। अब क्या होता है, इस लड़का के अंदर क्या आ गया, कॉपोक्स वायरस घुस गया। जब इस लड़का के अंदर कॉपोक्स वायरस घुसा तो लड़का को थोड़ा सा लगा कि हाँ कमजोरी टाइप से लगा, थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा इसको असर हुआ, ठीक ना, ज्यादा इसको असर नहीं हुआ, लड़का फिर स्वस्थ हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, यह लड़का के अंदर क्या घुस चुका था, कॉपोक्स वायरस घुस चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ कि और सबको चेचक हो रहा था। अब क्या किया, वो चेचक को क्या किया, चेचक वायरस को, ठीक ना, चेचक वायरस को इस लड़का के अंदर इंजेक्ट किया। कब, जब लड़का के अंदर कॉपोक्स आ चुका था। जब लड़का के अंदर जब चेचक वायरस को जो है, ठीक ना, चेचक वायरस, चेचक का जो वायरस था, ठीक ना, तो उसको वेरियोला वायरस जो है, वेरियोला वायरस को, चेचक का जो वायरस है, चेचक बीमारी का नाम है, वेरियोला वायरस होता है, ठीक ना। तो उस वायरस को जब लड़का के अंदर प्रवेश किया तो देखता है इस लड़का को चेचक भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब कौन इसका रक्षा किया, कॉपोक्स रक्षा किया, ठीक है। इसका मतलब ये समझ गया कि जिस व्यक्ति के अंदर कॉपोक्स वायरस रहेगा उसको चेचक नहीं होगा, ठीक है। बस वो क्या किया, ये कोपोक्स वायरस को ही क्या किया, एकजुट करके एक जगह जमा कर करके क्या किया, उसी का उपयोग करने लगा, हर व्यक्ति को कोपोक्स वायरस से संक्रमित करवाने लगा, हर व्यक्ति के अंदर डालने लगा। अब वह धीरे धीरे क्या होने लगा, एक तरह से चेचक बीमारी से वह मुक्ति पा गया, ठीक है। पूछा जाएगा कि चेचक का जो टीका होता है उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है, कौन सा, कॉपोक्स। कौन बनाया था, आपका एडवर्ड जेनर साहब ने, ठीक है। चलिए पोलियो के बारे में भी हम लोग समझते हैं। पोलियो में जो बीमारी होता है, ठीक ना, पोलियो बीमारी का एक थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। पोलियो जो बीमारी होता है, पोलियो में कौन सा वायरस होता है, आपका पोलियो वायरस ही होता है, ठीक ना। इसका जो खोज जो है, इसका खोज हम लोग सुनते हैं कि जॉनी साल्क ने किया था। कौन किया था, जॉनी साल्क ने। वो क्या किया था कि पोलियो का जो होता है ना, देखिए जॉनी साल्क ने जो किया था, ठीक ना, यह जो खोज किया था, ठीक ना, तो इसमें देखिए समझिए ध्यान से, ये क्या कहते हैं कि पोलियो का जो पोलियो वायरस था, या पोलियो वायरस को क्या किया था, यह निष्क्रिय कर दिया था। क्या कर दिया था, यह निष्क्रिय करके क्या किया था, टीका बनाया था, ठीक है। ये क्या किया था, निष्क्रिय किया था, ठीक ना। चलिए तो निष्क्रिय जो किया था ना, इसलिए इसके टीके का क्या नाम था, IPV, मतलब इन एक्टिवेटेड पोलियो वायरस, ठीक है। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, इसके बाद एक और बना था, ठीक है, एक और जो हम लोग जो ड्रॉप का जो इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, ड्रॉप में जो पी रहे हैं, ठीक है, वो ड्रॉप का जो बनाया था, वो बनाया था कौन, बनाया था साबिन ने बनाया था। और बनाया था साबिन, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, साबिन ने बनाया था। ये जो बनाया था, ये क्या था कि ये पोलियो को कमजोर किया गया था। पोलियो जो वायरस जो था, पोलियो वायरस को ये क्या गया था, सिर्फ कमजोर कर दिया था ताकि ज्यादा प्रभावशाली ना हो, ठीक ना, कमजोर करके टीका बनाया गया था, ठीक है। और इसके टीके को हम लोग क्या कहते हैं, OPV। क्या कहते हैं, OPV, यानी ओरल
पोलियो वायरस, ओरल पोलियो वायरस। अब अंतर समझिएगा ध्यान से, ये क्या था, इनएक्टिवेटेड, ये निष्क्रिय पोलियो वायरस था। यह जो वायरस पहली बार जो टीका जो बनाया गया था, ये जॉन इसाल के द्वारा इस टीके का जो उपयोग जो होता था हम लोग को इंजेक्शन के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था, इंजेक्शन के द्वारा होता, यानी सुई के माध्यम से होता था, ठीक है, समझे। और ये जो होने लगा था, साबिन ने जो बनाया, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या किए, ड्रॉप के रूप में, किसके रूप में, ड्रॉप के रूप में ना, बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक ना। तो यही जो 2 बूंद वाला जो सिस्टम जो लाया है, कौन लाया आपका, ये साबिन साहब ने लाया, ठीक है। चलिए लगभग आज भर के लिए इतना तक ही छोड़ते हैं, बहुत लगभग 1 घंटा के आसपास हो गया होगा। चलिए देखिए, हमारा कोशिश रहता है जितना हो सके अधिक से अधिक समझाते हुए खत्म करने का, ठीक है। समय लगता है, समय आपको देना ही होगा, अगर यदि समय अपना अच्छा करना है तो समय खर्च करना होगा, ठीक है। अच्छी चीज़ों में खर्च कीजिएगा तो समय अच्छा आते चला जाएगा, ठीक है। जो भी कमियां होती है उसके बारे में आप बोलिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसके बारे में बोलिए, ठीक है। उसको हम संपूर्ण रूप से समझाने का कोशिश करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे। मेरा काम बस यही है, आपका काम बस वही है कि कोशिश करना समझने का। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखने का कि हमको यह पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आया। थैंक यू, जय हिंद।